कंपनियों का वैल्यू बहुत ज्यादा, मार्केट वैल्यू कम है लेकिन असली कीमत बहुत ज्यादा है, तो वैसी कंपनियों में सरकार विनिवेश करके उसकी असली कीमत वसूलने की कोशिश करेगी। अरे वाह, तो अब इस सरकार की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार। 18 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स क्लासिफाई करे गए हैं, ऐसा लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं। उन सेक्टर्स पे मैं आगे लौट के आऊंगा, लेकिन मैं लक्ष्मण के आने से पहले सोच रहा था सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन रेलवेज हुआ, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा फूड कॉर्पोरेशन, NHAI, ये तो ऑब्वियसली पूरा सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब प्योरली क्या रिटेन करना चाहेंगे, उसमें हो सकता है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिटेन करना चाहें, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को रिटेन करना चाहें, तो ये कुछ हो सकता है। लेकिन गौरांग सर, ये तो बड़े लॉन्ग अवेटेड लॉजिकल रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है मानो ऐसा। एक आजादी हमें मिली थी 1947 में। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से आशीष। तो एक आज़ादी मिली थी 1947 में मेरे ख्याल से, और ये आज़ादी आज मिल रही है सरकारी कंपनियों को। और जिस तरीके से लक्ष्मण रॉय जी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आखिर में उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत है कि बाजार में इन सब कंपनियों के क्या कीमत है और वास्तविकता में इनकी क्या मूल्यांकन है। ये जो दो शब्द आखिर में लक्ष्मण जी ने कहे, इस पर जोर डालने की मेरे ख्याल से कम से ज्यादा जरूरत है। और ये एक बेहतरीन पहल होगी अगर निर्णायक तरीके से सरकार ने जो सोच विचार करके निजीकरण करने की बात की है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि काफी सारी सरकारी कंपनियों का आशीष एक इतिहास रहा है अंडर परफॉर्मेंस का, यानी कि आप एक जगह पर तुलना कीजिए निजी बैंकों की और दूसरी तरफ तुलना कीजिए सरकारी बैंकों की। और ये मैं सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं बात कर रहा आशीष, अगर आप 5 साल का 10 साल का भी इतिहास निकाल के देख लें तो आज के तारीख में सरकारी बैंकों ने लोगों की पूंजी का सर्वनाश किया है जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और दूसरी तरफ निजी बैंकों ने उतने ही बेहतरीन तरीके से लंबी अवधि के निवेशकों को एक पैसे कमा कर दिए हैं, यानी कि मुनाफा कमा करके दिया है। और उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो चाहे वो BHEL हो, चाहे वो BEML हो, BEL हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो, कोयले की माइंस हो या फिर मेटल्स कंपनियां हो, सभी क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो जो रुझान रहा है वो काफी नकारात्मक। तो ये मानता हूं मैं कि ये सबसे बेहतरीन खबर लक्ष्मण रॉय जी लेकर के आए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस बारी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से निजीकरण करेगी, ना कि इसमें 1 या 2 चीजें छिपी हुई निकलेगी। यानी कि हम बोलते हैं ना कि शब्दावली के बीच में जो शब्द छुपे हुए, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए नाम भी रखा है PSUs की आजादी। बहुत बड़ा मूव है सरकार की तरफ से, बहुत बड़ा स्टेप लेकर आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण, जैसे आपने कहा 18 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बाकी सारे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर और बहुत तगड़ा डाइवेस्टमेंट, बहुत सारा पेपर बाजार। अच्छा, 18 से याद आया, मेरे हिसाब से तो इतने सेक्टर नहीं थे, तो 18 तो सरकार ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक क्लासिफाई कर दिए। नॉन स्ट्रेटेजिक में पता नहीं कितने और क्लासिफाइड होंगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सारा पेपर आना है बाजार में। ये स्मार्टली स्पेस आउट करा जाएगा ना, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बाजार को एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल आपने सही कहा। जब ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था तो मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा सबको है। इसी वजह से इसमें ये प्रस्ताव में रखा जा रहा है बात कि हम अभी पॉलिसी पे फैसला ले लेंगे कि हम इस पॉलिसी के तहत इन 18 सेक्टर में कुछ PSU रखेंगे, कुछ को डाइवेस्ट कर देंगे। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे वहां पे सारी कंपनियों को डाइवेस्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि चालू कारोबारी साल में ही अब सारे के सारे सेक्टर की कंपनियों को देखेंगे बिकता हुआ। उसमें एक लाइन जो सरकार प्रस्ताव रख रही है वो ये कि कब किस कंपनी में डाइवेस्टमेंट करना है, ये फैसला लिया जाएगा 3 आधार पे। पहला कि बाजार का हालात कैसा है, दूसरा कि सरकारी कंपनी की स्थिति कैसी है, और तीसरा कि बाकी माहौल कैसा है। इसके आधार पे हम फैसला लें कब किस कंपनी में विनिवेश किया जाएगा। तो विनिवेश की पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगा जिसके बाद आप बाजार में देखते हुए, हालात को देखते हुए सरकार इसमें फैसला लेगी कि कौन सी किस कंपनी में विनिवेश किया जाना है। जो आपने कहा 18 सेक्टर है, 18 सेक्टर के अलावा मुझे भी लगा कि बाकी बचता कौन सा सेक्टर है। तो मैंने देखा तो बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे कि आपने रेलवे का नाम लिया, तो रेलवे को इससे बाहर रखा गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी चीजें, उसको बाहर रखा गया है। जो पब्लिक हित के लिए, जनहित के लिए काम करती कंपनियां, उसको बाहर रखा गया है। यहाँ पे मार्केटिंग कंपनियों को बाहर रखा गया
गया है। तो काफ़ी सारे सेक्टर जैसे कि आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको इससे बाहर रखा गया है। और हम लोग तो लिस्टेड कंपनियों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कंपनियों की संख्या करीब 150 से ज़्यादा है। तो बहुत सारी कंपनियां निकल आएंगी, लेकिन सरकार की कोशिश मुझे लगता है कि लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने की ज़्यादा होगी। अच्छा, वो एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ूं, मैं 18 सेक्टर्स की बात करूं। एक जहन में सवाल आ रहा है लक्ष्मण, ये जो आपने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की खबर हमें सबसे पहले दी थी और पुख्ता होती हुई नजर आई थी, जिसमें बीपीसीएल, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट तैयारी हो गई थी, बिल्कुल क्लियर था कि होने वाले हैं जल्द, वो तो नहीं अटकेंगे ना? वो तो 10 के 10 कंटिन्यू होंगे। नहीं, बिल्कुल मुझे कई लोगों ने ट्विटर पे लिखा और कहा कि क्या ये सारे प्रस्ताव अटक जाएंगे, कुछ चैनल चला रहे हैं। तो वो ऐसे लोगों को बिल्कुल साफ कर दूं कि इस मुगालते में ना रहें, कहीं से खबर आ रही हो तो बिल्कुल इसको ना सुने। सच्चाई ये है कि सरकार ने जिन जिन कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है, या कैबिनेट ने जिन कंपनियों में विनिवेश का फैसला ले लिया है, उस पर इस पॉलिसी का कोई असर नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मसौदा तैयार किया गया उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सरकार की ये जो सरकारी कंपनियों को निजीकरण की पॉलिसी आएगी, वो मौजूदा विनिवेश की प्रक्रिया पर बिल्कुल असर नहीं डालेगी। उन कंपनियों पर इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कॉनकोर जैसी कंपनियां, बीपीसीएल जैसी कंपनियां जिसमें विनिवेश पहले से शुरू हो चुका, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उस पर कहीं से भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चलिए अब लक्ष्मण जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अभी जो 18 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, अब 18 एक साथ कवर करेंगे तो हम सबके जहन में रहेगा नहीं। एक टुकड़े में पहले समझाइए, पहला कौन सा ट्रांच जो सेक्टर्स आपने पता करें, स्ट्रैटेजिक डिफाइन क्यों होते हैं, उसके बाद जरा गौरांग सर से पिक्स मांग जाए। देखिए, सबसे पहले मैं 5 सेक्टर का नाम लूंगा। ये 5 सेक्टर इसलिए चूंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। उनमें से एक है सरकारी बैंक, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, तीसरा है कोल सेक्टर, चौथा है स्टील, और पांचवा है माइंस और मिनरल सेक्टर। ये सारी जो कंपनियां हैं, ये दरअसल जो है इस सेक्टर की जो कंपनियां होंगी वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियां मानी जाएंगी। इस सेक्टर को सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर डिफाइन किया है। यानी इस सेक्टर में जो भी कंपनियां होंगी उनमें कम से कम एक सरकार अपने पास जरूर रखेगी, अधिक से अधिक 4 रखेगी, बाकी को बेच देगी। हाँ, तो सरकारी बैंक्स, इंश्योरेंस, कोल, स्टील और मिनरल्स एंड मेटल्स। गौरांग सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो सरकारी बैंक्स, और सरकारी बैंक्स में हमने एक कंसोलिडेशन की ड्राइव आती हुई देख ली, एक मेगा मर्जर प्रक्रिया हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से 12 लिस्टेड सरकारी बैंक, 12 सरकारी बैंक है कुल मिलाकर। 13वां जो है आईडीबीआई बैंक, वो तो खैर बिकने के लिए खड़ा ही हुआ है। एलआईसी ने आधा माल ले लिया है, आज नहीं तो कल वो आधा भी बिकने की तैयारी कर रहा है। अब इन 12 में से आपका आकलन क्या है? सरकारी बैंक तो मेरे ख्याल से 4 चाहिए होंगे, मेगा सरकारी बैंक इस देश की जनता को सर्व करने के लिए। आप कैसे देख रहे हो इस ड्राइव को? 4 सरकारी बैंक्स रहे तो कौन से रहे, और आपका सबसे प्रेफर्ड बेट भी बताइएगा जब सरकारी बैंक्स में कौन सा खरीद के रखना है। तो आशीष, इसका जवाब देने से पहले एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मेरा ये हमेशा, ये मेरी निजी सोच है, और मेरी निजी सोच ये रही है कि सरकार का काम है देश चलाना, नीतियां बनाना, माहौल खड़ा करना, और जनता जनार्दन देश की आगे बढ़े और उनका जो जीवन है वो आरामदायक रहे, आमदनी उनको मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, ये सब मेरे ख्याल से माहौल खड़ा करना। न कि सरकार का काम है कि आप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके कंपनियां चलाएं। ये मेरी एक निजी सोच रही है और ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। जहां तक रहा आपका सवाल बैंकों का, तो एक, जैसे आपने जिक्र किया, एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा जो था उसको कम करने की कोशिश की, और हमने देखा कि काफी सारी बैंकों को, सरकारी बैंकों को एक साथ ला करके एक बैंक को खड़ी की गई। अगर ये सब सूची में मुझे एक बैंक को मुझे चुनना है तो मैं सबसे सक्षम और सबसे मजबूत बैंक पसंद करना चाहूंगा, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सरकारी बैंक जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है, अगर आपको सरकारी बैंक्स का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। और जो आपकी निजी राय है ना गौरांग सर, उसी तरफ ही सरकार दरअसल मूव कर भी रही है। ये बैग एंड बैगेज जो जबरदस्ती का कैरी करना, इन कंपनीज को हमेशा अफ्लोट रखना, जबरदस्ती का पैसा डालना, उन सबसे बाहर आने की तैयारी हो रही है। कंट्रोल से काफी कुछ बाहर जा रहा है, पीएसयू की आजादी हो रही है, तो एक बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, तो उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा लक्ष्मण, एक सवाल उसके बाद में, आपने
आपने जो इंश्योरेंस करा है गौरांग सर, इंश्योरेंस रिलेटेड पिक भी आपसे जानना चाहूंगा। ये जो कंपनी स्ट्रेटेजिक स्टेक्स, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है उसमें रिटेन करी जाएगी, मान लीजिए 1 से लेकर 4 कंपनी सरकारी बैंक्स रिटेन कर लिए गए, तो इनमें जिस तरह की सरकारी हिस्सेदारी अभी है वो जस की तस बनी रहेगी, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरकारी हिस्सा रहेगा लेकिन उसे भी कम कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंट्रोल दे दिया जाएगा, क्या